हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम्स में ट्रीटी कन्वेंशंस ये सब इम्पॉर्टेंट हैं तो आप इसको देखिए। अगर नहीं इम्पॉर्टेंट है तब भी देखिए, बिकॉज जनरल नॉलेज के लिए ही सही ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो कॉप्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो हम पढ़ते रहते हैं कि ये कॉप वहाँ हुआ, इधर हुआ, ये टारगेट रखा है इंडिया ने, वो रखा है। तो इनके पीछे का बैकग्राउंड जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो आप यहाँ कुछ एग्जांपल देख रहे होंगे। इसी तरह से हम बहुत सारी लगभग सारी ट्रीटीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। और ट्रीटीज़ देखना शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, देखिए ये 5 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। 5 टाइप्स कौन से हैं? पहला है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फिर हम देखते हैं ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है नेक्स्ट एनजीओज, देन प्रोग्राम और फंड। अब देखिए इन सभी में डिफरेंस क्या है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि सभी देशों की गवर्नमेंट खुद इसमें पार्टिसिपेट करती है। और पार्टिसिपेट तो करती ही है, उसके साथ में जो किसी भी देश की नेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना एनवायरनमेंट को लेकर, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो उस देश ने जो भी टारगेट्स रखे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट हैं उनको ध्यान में रखकर नेशनल पॉलिसीज़ भी फ्रेम की जाती हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ नाम में आ गया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें सिर्फ गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट एंटिटीज़, एनजीओज ये सब इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये भी एक तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज शामिल होती हैं। इसमें कंट्रीज़ भी शामिल होती हैं, गवर्नमेंटल बॉडीज़ जो हैं वो भी शामिल होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी शामिल होती हैं, एनजीओज़ भी शामिल होती हैं, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके बाद एनजीओज़ की बात करें तो एनजीओज़ तो आपको पता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं जर्मन वॉच, है ना, जो पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनी है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है इनका, उसके लिए एनजीओज़ बनाए जाते हैं। और इसमें प्रॉफिट्स को ना देखते हुए या फिर पावर शेयरिंग को ना देखते हुए इसमें जो इनका ऑब्जेक्टिव है उस पर काम करने के लिए फोकस करते हैं। जैसे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, एनजीओज़ हैं। फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल पर। फिर अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मैं एग्जांपल बताती हूँ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। आप बहुत फ्रिक्वेंटली इसका नाम सुनते होंगे, न्यूज़ में बना रहता है। तो ये क्या है? प्रोग्राम है। प्रोग्राम बनाया जाता है, ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बनता है किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। जैसे यूनाइटेड नेशन क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बहुत सारे एरियाज़ में काम करती है। तो इसमें से एक एरिया जो एनवायरनमेंट को लेकर काम करता है, उस काम को पूरा करने के लिए यूएनईपी बनाया गया, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर ये उसमें काउंट हो जाता है। और फिर फंड की बात करें तो फंड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका काम सिर्फ इतना है कि फंड्स कलेक्ट करना और फिर जहाँ ज़रूरत है, जो भी नीडी ऑर्गेनाइजेशन है या नीडी कंट्री है, उसको वो फंड एलोकेट करना। इसके लिए एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जीईएफ के बारे में आप पढ़ते होंगे। ये क्या है? ये एक तरह का फंड है, ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन किस तरह का है? एक फंड वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड कलेक्ट करता है और फिर उसे प्रोवाइड करता है जिसे भी ज़रूरत हो। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बार बार यहाँ पर देखेंगे आगे इस पूरे लेक्चर में, कन्वेंशन, ट्रीटी और एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल, इनके बारे में हम देखेंगे। तो एक बार ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या और तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ये ब्रॉडर होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए इसको बनाया जाता है। इन तीनों में ना सबसे ज़्यादा अगर आपको बोला जाए ब्रॉडर क्या चीज़ है, कन्वेंशन है। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखता है और बहुत ब्रॉडर होता है। फॉर एग्जांपल यूएनएफसीसीसी और रामसर कन्वेंशन। जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो यूएनएफसीसीसी का क्लाइमेट चेंज, रामसर का क्या है? आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स, है ना। तो कन्वेंशन एक ब्रॉडर टर्म देखने को मिलता है। फिर कन्वेंशन के अंदर ही होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। जैसे आप देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट, है ना, ये क्या है? हमने कन्वेंशन में एक ऑब्जेक्टिव रख लिया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव।
अब उस ऑब्जेक्टिव पर काम करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट, ठीक है, टू टेक एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था इस पर एक्शन करने के लिए ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है। ये आगे वाली लाइन बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? अब देखिए हमने एक्शन लेना है तो हमने ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं सारी कंट्रीज़ ने मिलकर या जितने ने भी किए हैं। उसके बाद अगर ऐसा होना कि हमें एकदम सेट टारगेट चाहिए, फिक्स्ड टारगेट चाहिए विद डेडलाइन कि इस समय तक हमें इतना इतना काम कर लेना है, तो वो हो जाता है प्रोटोकॉल। तो ये दोनों ही चीज़ें कन्वेंशन के अंदर ही आती हैं, ठीक है। एक टारगेट या फिर डेडलाइन को सेट करना ये कहलाता है प्रोटोकॉल, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल था। अब ट्रीटी और एग्रीमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोटोकॉल जो होता है ना डिटेल्ड होता है, ठीक है। इसमें डिटेल में बताया जाता है कि ये चीज़ें हमें करनी हैं, तो इसके लिए इतना टारगेट रखा जा रहा है, 2030 तक हमें कुछ करना है, 2070 तक, 2045 तक, और इसमें फिक्स्ड टारगेट होता है, ठीक है। वहीं ट्रीटी और एग्रीमेंट की बात करें तो ये लिबर्टी इसमें थोड़ी मिली होती है कंट्रीज़ को कि जैसे हमने देखा था पेरिस एग्रीमेंट के, सभी कंट्रीज़ अपना अपना डिसाइड करें कि उन्हें कितने टाइम में कितना कम करनी है चीज़ें, है ना। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको लेकर एक्शंस लेने हैं सबको, तो वो कंट्रीज़ खुद ही डिसाइड करें, तो एक तरह से लिबर्टी मिली होती है। जबकि प्रोटोकॉल में लिबर्टी नहीं होती, डिसाइड कर लिया जाता है और वही सबको फॉलो करना होता है। और साथ ही ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वहीं हम प्रोटोकॉल के देखते हैं तो ये फिक्स्ड टारगेट होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होते। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो कन्वेंशन, ट्रीटी, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल ये सब किए जाते हैं, इन्हीं की टाइम पर कॉप्स भी की जाती हैं। कॉप्स यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो मीटिंग्स होती हैं हर साल। तो कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, कई बार कॉप आप देखते हैं, फिर सीएमपी होती है, सीएमए होती है, इनमें डिफरेंस क्या है? सीओपी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ फुल फॉर्म है इसकी, UNFCCC की ये होती है, ठीक है। 1995 में UNFCCC की जो मीटिंग्स है कॉप्स शुरू होती हैं और तब से हम देखते हैं हर साल ये देखने को मिलती है। सीएमपी क्या है? तो ये कॉप है फॉर क्योटो प्रोटोकॉल, तो आप इससे याद रख सकते हैं सीएमपी में जो पी है और प्रोटोकॉल में भी पी है। फिर उसके बाद CMA क्या है? तो कोप फॉर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जिन देशों ने साइन किया है उन देशों की जो मीटिंग होती है उसको कहा जाता है CMA। तो इसे आप ए से याद रख सकते हैं। ए यहाँ पर डिनोट करता है एग्रीमेंट को। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, 2016 से हम इसकी मीटिंग देखते हैं CMA, ठीक है, कोप CMA। तो अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सब हमने बेसिक चीज़ें समझ ली हैं। अब आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से सब क्लियर होंगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रहती है, अभी नहीं शुरू करेंगे, रुकिए थोड़ा। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट GHGs दी हुई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं। तो ये CO2 है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। CO2 जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में 50 से 200 सालों तक मौजूद रहती है, मीथेन 12 सालों तक और नाइट्रस ऑक्साइड 120 सालों तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने? 100 ईयर GWP 1, 100 ईयर GWP बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कि किसी भी गैस का ग्लोबल वार्मिंग फैलाने में कितना पोटेंशियल है, इस चीज़ को ये बताता है। आप यहाँ डेफिनेशन से समझ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज़ अ मेजर टू हाउ मच एनर्जी 1 टन ऑफ अ गैस विल एब्जॉर्ब ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम लें, उसके मुकाबले में जो बाकी गैसेस हैं जैसे मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनमें ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए या बढ़ाने के लिए कितना पोटेंशियल है, इस चीज़ को GWP के द्वारा देखा जाता है। द ग्रेटर द GWP, द मोर अ गिवन गैस वार्म्स द अर्थ इन कंपैरिजन टू CO2 ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 100 ईयर्स। तो 100 साल के अंदर अगर CO2 जो है 1 टन एमिशन कर रही है, तो उसके मुकाबले मीथेन का जो 100 ईयर GWP है वो 25 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का 300 होता है। कितना ज़्यादा है देखिए। और नाइट्रस ऑक्साइड ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, छोटी सी, बस ये मेरे को मेंशन करना था, यहाँ पर कर दिया है मैंने, आपने सुन लिया है। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो छोड़िए, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे, ईयर वाइज देखेंगे कि सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी ईयर्स इंपॉर्टेंट है ईयर वाइज हम देखने वाले हैं कि किस ईयर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें एनवायरनमेंट की फील्ड में देखने को मिली इंटरनेशनली। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने कंसर्न करना थोड़ा शुरू किया, इसको लाइमलाइट में लेना शुरू किया एनवायरनमेंट के टॉपिक को, वो ईयर था 1971। इस साल क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। आप याद भी करते हैं 2 फरवरी क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन इस पर साइन किए गए थे। रामसर जो जगह है कहाँ पर है, ईरान में एक शहर है, ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था। और ये बेसिकली किस लिए किया गया था, फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। याद रखिएगा उस समय पर भी एनवायरनमेंट या फिर ग्लोबल वार्मिंग ये या फिर ओजोन डिप्लेशन जो होता है वो चीज़ें अभी भी कंसर्न में नहीं लाई जा रही हैं। ठीक है, उसको अभी भी ये नहीं माना जा रहा था 1971 तक कि वो कुछ चिंता का विषय है या ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ भी है। तो 1971 में हम देखते हैं रामसर कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। अच्छा, स्पेलिंग्स के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, जल्दी जल्दी टाइप करने में हो जाता है यहाँ वहाँ। और इसके साथ ही याद रखने लायक बात ये भी है कि ये ओनली ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जो डील करती है विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 1972 की बात करें, 72 में 5 जून जो है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून को क्या होता है, कौन से डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो 1972 में हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको आपने काफ़ी पढ़ा होगा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और ये पहली बार था जब ह्यूमन एनवायरनमेंट पर फोकस करना शुरू किया गया था, तो यूएन के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। पहला डिक्लेरेशन इसमें हुआ था ऑन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। और फिर इसी टाइम पर हमें यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसकी फॉर्मेशन भी देखने को मिली थी। नेक्स्ट आते हैं 1973 पर। ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ हुई थी। सबसे पहले साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। इसकी बहुत बड़ी सी फुल फॉर्म हमें देखने को मिल रही है, पर सिंपल सा आप याद रखिएगा, साइट्स जो है ना, जो भी हमारे एनिमल्स हैं और या फिर प्लांट्स हैं जो इंडेंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी संख्याएं बहुत कम हो जाती हैं और वो कंसर्न्ड या थ्रेटेंड कैटेगरी में आ जाते हैं, उनका इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम बेसिकली साइट करता है। क्योंकि कोई मान लीजिए स्पीशीज़ है जो इंडेंजर्ड है और उसकी जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो लगातार चले जा रही है, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ये जो साइट्स के लिए ये जो कन्वेंशन हुई थी, इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। और वैसे साइट्स जब है ना, शुरुआत हम देखते हैं तो 1963 में IUCN के मेंबर्स जो है ना, IUCN आपने सुना होगा, रेड डेटा बुक एक रिलीज़ करता है, जिसमें जो भी प्लांट्स या फिर एनिमल हैं, जो इस तरह की स्पीशीज़ हैं जो थ्रेटेंड होती हैं, उनकी लिस्ट जारी करता है। ठीक है, मतलब सिर्फ थ्रेटेंड की ही नहीं, बाकी जो वल्नरेबल हैं या फिर सेफ कैटेगरी में है, वो भी पूरी एक लिस्ट जारी करता है। तो आपने ये सुना ही होगा इसके बारे में। IUCN के मेंबर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें 1963 में साइट्स को अडॉप्ट किया गया था। और फिर 1973 में हमें वॉशिंगटन कन्वेंशन देखने को मिला, जहाँ पर साइट्स जो है इसको पूरी तरह से अपनाया गया टू कंट्रोल और प्रिवेंट इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। तो इसका एम डायरेक्टली प्रोटेक्ट करना नहीं है एनिमल्स और प्लांट्स को, कि डायरेक्टली ये करेंगे प्रोटेक्ट, किसी तरह से पोचिंग को कंट्रोल करेंगे या फिर किसी और तरीके से, डायरेक्टली नहीं करना है, लेकिन जो भी इकोनॉमिक इंसेंटिव उससे लिए जाते हैं उसके ज़रिए रिड्यूस करना, जो भी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं उनको रिड्यूस करना। ठीक है, जैसे अभी थोड़ा सा करंट अफेयर से जोड़ें इसको, तो साइट्स की रिसेंटली जो है 19th कॉप हुई थी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 9th एडिशन, इसका 19th नंबर की थी। तो ये कहाँ पर हुई थी, ये पनामा में देखने को मिली थी। ठीक है, पनामा सेंट्रल अमेरिकन एक कंट्री है। साइट्स जो है ना, इसके अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स 1 में जो चीज़ें शामिल होती हैं, 3 अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स 1 में जो है वो पूरी तरह से बैन होता है कि जो चीज़ें अपेंडिक्स 1 में है ना, जिन पौधों को, एनिमल्स को शामिल किया गया है, उनका इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल नहीं किया जा सकता,
नेशनल ट्रेड आप कीजिए, देश के अंदर कीजिए, पर इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा, बैन होता है। फिर अपेंडिक्स 2 में जो चीज़ें शामिल होती हैं, इनका इंटरनेशनल ट्रेड तो हो सकता है, लेकिन रेगुलेट करता है इसको साइट्स। ठीक है, जैसे कि कोई लिमिट दे देता है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, या इस लिमिट से ज़्यादा करना होगा तो आप परमिशन लेंगे। फिर आता है अपेंडिक्स 3, इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं उस पर इस तरह का कोई बैन नहीं होता है, कोई रेगुलेट नहीं होता है, क्योंकि जो अपेंडिक्स 3 में है मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइट्स काम करता है। अब 1873 वॉशिंगटन कन्वेंशन साइट्स की लेकर, और साइट्स जो है इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, साइट्स जो है ना लीगली बाइंडिंग है, पूरी तरह से लीगली बाइंडिंग है। नेक्स्ट अब आते हैं 1979। इस समय क्या हुआ, CMS हुआ, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ का। फिर COP 13 हमें देखने को मिला 1979 में। COP 13 किसका, UNFCCC का, गांधीनगर गुजरात में, इन फरवरी 2020 में, है ना। और फिर हमें कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, ये भी 1979 में हुआ, जिसमें यूरोप पर फोकस किया गया। इसका इंडिया मेंबर नहीं है, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रन ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर हम देखते हैं 1982, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इस ईयर हुआ नैरोबी डिक्लेरेशन। क्यों ये किया गया, टू सेलिब्रेट 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इस डिक्लेरेशन में बोला गया कि एक क्रिएशन करना है हमें स्पेशल कमीशन का फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी स्पेसिफिक टारगेट एक बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा जिसके ज़रिए काम किया जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया जाए, है ना। अब आगे देखते हैं 1983, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर में UN ने अपॉइंट किया वर्ल्ड कमीशन इन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे बाद में ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से जाना गया। और इसी कमीशन ने 1987 में एक रिपोर्ट रिलीज़ की। इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इसी कमीशन के द्वारा इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम आज बहुत फ्रिक्वेंटली जिसका नाम लेते हैं, पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। इस रिपोर्ट के तहत ब्रंटलैंड कमीशन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, फिर 1985, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम ओजोन लेयर के बारे में भी सोचने लगे हैं 85 में। ठीक है, और जब हमने देखा कि ओजोन लेयर जो है वो थिन हो रही है, तो फिर महसूस किया गया, पहले तो देखा गया कि क्या रीज़न है, क्यों थिन हो रही है। फिर देखा गया CFCs जो हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनकी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए वियना कन्वेंशन में फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए गए ताकि CFCs को रिड्यूस किया जा सके। और फिर ये एक बेसिस बना, ये एक बेस तैयार हुआ ताकि आगे जाके इंटरनेशनल एक्शन लिया जा सके टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। अब 87 की बात करें तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट इसी साल आई थी, हमने पीछे देखा ना, यहाँ पर आपने देखा ये 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की थी, है ना। तो 87 में ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया। साथ ही इस ईयर जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये प्रोटोकॉल जो है 1987 में अपनाया गया। भारत इसका मेंबर बना 1992 में, और सारे टारगेट्स इसके भारत अचीव कर चुका है। फिर देखिए, अभी तक हमने जितने भी ईयर्स देखे उनमें ट्रीटी कोई नहीं हुई है ना अभी तक। तो ये पहली ट्रीटी थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पहली यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी थी इन UN हिस्ट्री। इसमें बोला गया कि फेज़ आउट किया जाएगा हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, जो कंटेन करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को। सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली फ्लोरीन डोंट हार्म ओजोन, जिनमें सिर्फ फ्लोरीन होता है वो ओजोन को हार्म नहीं करते, जिनमें क्लोरीन और ब्रोमीन हो वो हार्म करते हैं। तो इस तरह के सारे सब्सटेंसेस को हटाया जाएगा। इसी में कहा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान ही 1987 में बोला गया कि सभी नेशंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, टू एज सम हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू ओजोन डिप्लेशन। कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने अपना विकास बहुत तेज़ी से किया और बहुत सारा विकास कर लिया, जिन्हें आज हम विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ओजोन डिप्लेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है ना। तो इसमें ये चीज़ बोली गई थी कि सभी कंट्रीज़ को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है अ नेशंस ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस एमिशन
should reflect its technological and financial ability to do so। मतलब जो भी कंट्रीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए जाएं कि आप CFC को बंद करेंगे या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्लोरीन या ब्रोमीन हो उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे या धीरे धीरे ख़त्म करेंगे या क्या कैसे कदम किस तरह से उठाएंगे, इन चीज़ों का ऑब्लिगेशन उसी आधार पर लगाना चाहिए जिस आधार पर वो कंट्री पहली बात तो कैपेबल हो और दूसरी बात उसका इतना ज़्यादा योगदान भी देखा जाएगी। नेक्स्ट आते हैं 1989। इसमें क्या हुआ था, बेसल कन्वेंशन हुआ था ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, कन्वेंशन जो है मैंने बताया था एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कन्वेंशन को लाया जाता है, कन्वेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर बेसल कन्वेंशन, इसका भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हजार्डस वेस्ट जो हैं इनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस स्पेशली डेवलप्ड टू लीस्ट डेवलप्ड। और इसने रेडियो एक्टिव वेस्ट के मूवमेंट को एड्रेस नहीं किया था। नेक्स्ट आते हैं 1992, अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर अकॉर्डिंग टू लाइक एनवायरमेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। तो इसमें हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसे रियो या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। इसके ज़रिए हमें 3 बॉडीज़ देखने को मिली। ये 3 बॉडीज़ कौन सी हैं, UNFCCC है जिसका सेक्रेटेरिएट है बॉन जर्मनी में। ये किस लिए बनाई गई, टू रिड्यूस एमिशन ऑफ GHGs यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज, नो लिमिट्स नो इन्फोर्समेंट रादर प्रोवाइडेड फॉर अपडेट्स क्योटो प्रोटोकॉल। सिंपल सा ये बोला है कि किस लिए बना था UNFCCC, ताकि GHG के एमिशन को कम किया जा सके। लेकिन सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था इसका मेन, क्योंकि ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये था। लेकिन इसमें किस तरह से इन्फोर्समेंट करना है, क्या लिमिट्स रहेंगी, ये सब चीज़ें नहीं बताई गई थी, ये आगे के लिए छोड़ दिया गया था कि ये हम बाकी चीज़ें डिसाइड करेंगे आगे, जो भी प्रोटोकॉल्स या फिर एग्रीमेंट होंगे, ट्रीटीज़ होंगे, उनके ज़रिए डिसाइड करेंगे कि टारगेट किस तरह से हमें रखना है, कैसे कम करना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका सेक्रेटेरिएट है मॉन्ट्रियल कनाडा में और ये लीगली बाइंडिंग है। पीछे हमने क्या देखा था जो लीगली बाइंडिंग था, साइट्स, याद है, और यहाँ पर हम CBD देखते हैं, ये भी लीगली बाइंडिंग है। CBD के 3 मेन गोल्स हैं, ये कौन से हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। फिर इसी के लिए आगे हमें 2 चीज़ें भी, 2 प्रोटोकॉल्स भी देखने को मिले, क्योंकि ये क्या है, कन्वेंशन है, ब्रॉडर इस पर्सपेक्टिव लिए हुए है, लेकिन इसको लागू करने के लिए कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट या फिर प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। तो वो हुआ था कार्टेजिना 2000 में, नागोया। और तीसरा कन्वेंशन जो है, जो हमें अर्थ समिट में देखने को मिला या फिर रियो समिट में देखने को मिला, ये है UNCCD, डेजर्टिफिकेशन के लिए कन्वेंशन ये हुआ था, UN कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका सेक्रेटेरिएट है बॉन जर्मनी में। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के लिए केवल ये इकलौता है जो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड COP14 हुआ था 2019 में भारत में, नई दिल्ली में, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर एक एजेंडा 21 भी इसमें लाया गया था। कब लाया गया था, रियो समिट में ही। एजेंडा 21 टू टेक एक्शन एट ऑल 3 लेवल्स टू अचीव सर्टेन गोल्स बाय 2021। एजेंडा 21 तो 2021 के लिए था ये। बाद में जब 2021 तक रीच नहीं कर पाए इन गोल्स तक, तो फिर क्या किया हमने, इसको रिवाइज़ किया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिवाइज़ किया गया 2030 तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए नेक्स्ट ईयर आता है 1995, पहला COP ऑफ UNFCCC, ये बर्लिन जर्मनी में हमें देखने को मिला, ठीक है। UNFCCC 1992 अर्थ समिट या फिर रियो समिट, उस टाइम पर उसकी स्थापना हुई थी। पहला COP इसका हुआ 1995 में बर्लिन जर्मनी में, आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। फिर 1997 में हमें देखने को मिलता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये UNFCCC के तहत साइन किया गया था, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है GHG एमिशन को कम करने के लिए ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। पहला कमिटमेंट पीरियड इसका था 2008 से 2012 तक के लिए, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था 2012 से 20 तक के लिए। और
जब हम जीएचजी एमिशन रिडक्शन की बात करते हैं तो एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन बराबर होता है 1 टन CO2 के। ठीक है, मतलब 1 टन CO2 आपने कम कर लिया, इसका मतलब है कि 1 सर्टिफाइड एमिशन रिडक्ट कर लिया है आपने। फिर 1998 ये ईयर की हम बात करें क्योंकि इस ईयर हुआ था रॉटरडम कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन है किस लिए हुआ था? हैजार्डस केमिकल्स के लिए। पीछे हमने देखा था बेसल कन्वेंशन, वो किस लिए था? हैजार्डस वेस्ट के लिए। ये हैजार्डस केमिकल्स है, डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड किसका? ऑफ सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स। और रॉटरडम कन्वेंशन के तहत ही एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर को भी क्रिएट किया गया। आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि अगर हैजार्डस केमिकल्स हैं, उनका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी है। और कंसेंट उन्हीं को दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा हैजार्डस नहीं होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आता है 2000। इसमें हुआ कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ऑफ CBD। CBD हमने देखा था ना, रियो समिट या फिर अर्थ समिट 1992, उस समय पर इसकी स्थापना हुई थी। तो उसके लिए ये तो था कन्वेंशन, है ना, ब्रॉडर आइडिया दे दिया कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन काम कैसे करेंगे इसके लिए आया कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में। ठीक है, फॉर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसके ज़रिए ही कार्टाजेना प्रोटोकॉल के ज़रिए ही इस्टेब्लिश किया गया एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर, और साथ ही इसने इस्टेब्लिश किया बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2001 है। इसमें क्या हुआ? कन्वेंशन ऑन POPs, या फिर इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहते हैं। पीछे भी हमने ऐसा कुछ देखा था ना, याद आ रहा है कुछ? अगर आपने ध्यान से सुना है तो आ रहा होगा। 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था वो। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए जब पहली बार कंसर्न दिखाया गया और पहली बार एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो वो थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? कन्वेंशन है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। POPs आर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इन्हीं के लिए POPs के लिए ही ये हुआ था एक कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में। नेक्स्ट ईयर आता है 2002। इसमें हुई थी अर्थ समिट 2002। इसे Rio+10 भी कहा जाता है क्योंकि 1992 रियो समिट हुई, इसके 10 साल बाद Rio+10 कहाँ हुई? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में इसको कंडक्ट किया गया था। फिर आते हैं 2010 पर। इस साल क्या हुआ था? नागोया प्रोटोकॉल हुआ था। CBD के लिए ये 2 प्रोटोकॉल्स हुए थे। कार्टाजेना हमने देख लिया 2000 में, नागोया प्रोटोकॉल ये 2010 में। इसमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेरिक रिसोर्सेज, इसकी बात की गई थी। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो भी जेनेरिक रिसोर्सेज हैं उनसे जो भी बेनिफिट्स मिले वो ज़्यादा बेनिफिट्स डेवलप्ड कंट्रीज़ ही ले लें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा नॉलेज उस टाइम तक था, अब तो नहीं है ना। नेक्स्ट आते हैं 2012। ये साल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल हुआ था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे Rio+20 भी कहते हैं। 1992 रियो समिट, फिर 2002 Rio+10 और 2012 इस टाइम हुई Rio+20। कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में ये समिट हुई थी। नेक्स्ट आते हैं 2013। इस समय हुआ मिनामाता कन्वेंशन। ये देखिए, ये भी कन्वेंशन है। इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है? मरकरी के लिए। मरकरी का एमिशन जो है वो ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, तो इसीलिए मरकरी एमिशन को कम करने के लिए ये जो मिनामाता कन्वेंशन है ये हुआ था 2013 में। जापानीज़ सिटी है मिनामाता, यहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर इसीलिए हुआ था क्योंकि मरकरी पॉइजनिंग से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम देखने को मिली थी। ठीक है, और फिर हमें 2013 में ही COP19 भी देखने को मिला वार्सा, पोलैंड में। वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, इसको अपनाया गया। और रिच, इसमें क्या बोला गया? आप देखिए, थोड़ा शब्दों से समझिएगा। वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म, तो एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म इसमें अपनाया गया वार्सा में, क्योंकि ये COP हुआ था तो वार्सा इसका नाम रख दिया गया। तो WIM ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो एक्रोनिम है आगे भी देखने को मिलेगा। फॉर लॉस एंड डैमेज, जो भी लॉस हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी हम कम करने की तो कोशिश कर रहे हैं आगे, लेकिन जो लॉस हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसकी भी तो पूर्ति करनी है, उसकी भी तो भरपाई करनी है, तो कौन करेगा?
रिच कंट्रीज लायबल फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बीइंग फेस्ड बाय पुअर कंट्रीज़। तो जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उन्हें जो फेस करना पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज, वो तो जिम्मेदार है नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रिच कंट्रीज जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए लॉस एंड डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आया था कि पुअर कंट्रीज़ को कुछ असिस्टेंस रिच कंट्रीज़ के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब 2015 की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि इस समय COP21 हुई थी पेरिस, फ्रांस में। पेरिस एग्रीमेंट इसके तहत अपनाया गया, किया गया, और इसमें बोला गया कि कंट्रीज़ के जो INDCs हैं वो बाइंडिंग नहीं है। अब INDCs क्या हैं? तो कंट्रीज़ ने अपने अपने डिटरमाइंड कुछ टारगेट्स रखे हुए थे। ठीक है, इसमें रखे थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका ने रखा कि 2025 तक हम CO2 एमिशन कम कर देंगे, या फिर ग्लोबल वार्मिंग कम करने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करेंगे। भारत ने रख दिया 2030 तक के लिए, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़, क्योंकि वो और भी ज़्यादा पीछे हैं थोड़ी, तो उन्होंने रखा कि 2050 तक हम करेंगे। तो ये क्या है? नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहने वाले हैं कंट्रीज़ के, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई। लेकिन ये बोला गया कि जो कंट्रीज़ ने INDC अपने रखे हैं वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, कि अगर भारत ने बोला है 2030 तक हमें करना है, तो 2030 डेडलाइन है, नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और यही जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, या फिर ये जो COP21 हुआ था, इसमें लॉस एंड डैमेज इसे इंक्लूड किया गया था, लेकिन डिल्यूट नहीं किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं 2016 पर कि गाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये देखने को मिला। मतलब 2016 में जो COP हुई थी ना, कहाँ हुई थी? रवांडा में एक जगह है किगाली, यहाँ पर हुई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने पहले देखा था, इस प्रोटोकॉल में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, इसी को बोला गया किगाली अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्या था? 1987 के बाद डिसाइड किया था कंट्रीज़ ने कि HFCs जो है ना, इन्हें रिप्लेस किया जाएगा CFCs के साथ। CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें जिम्मेदार माना जाता था ओजोन लेयर के लिए, इन्हें रिप्लेस करके HFCs का इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। ये 1987 के बाद डिसाइड किया गया था। लेकिन फिर देखा गया, क्योंकि HFC को यूज़ करके देखा नहीं था, टेस्टिंग नहीं की थी, लेकिन जब इसको यूज़ किया गया, CFC ख़त्म कर दिया गया, तो देखा गया HFC जो हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसीलिए फिर ये किगाली अमेंडमेंट हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। समझ में आई बात या नहीं आई, बताइए। और इंडिया ने अपना टारगेट रखा कि इंडिया फेज़ आउट करेगा HFC को बाय 85% बाय 2047, 2047 तक 85% HFC हम फेज़ आउट कर देंगे ओवर द 2024-26 लेवल। और फिर 2016 में COP22 CMA-1 मराकेश मोरक्को में भी हुआ। CMA-1 पेरिस एग्रीमेंट का पहला जो COP हुआ था ये। ठीक है, चलिए अब 2017 की बात करते हैं। इस समय क्या हुआ? COP23 हुआ। अब देखिए आगे जो है ना, COP ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं COP में लिए गए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं। तो COP23 बॉन जर्मनी में हुआ, लेकिन इसे चेयर किया फिजी ने। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। इसमें तलानोआ डायलॉग एक देखने को मिला। तलानोआ जो है पैसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ तलानोआ स्टोरी टेलिंग है दैट लीड्स टू कंसेंसस बिल्डिंग। इन COP इट वाज यूज्ड फॉर NDC स्टॉक टेकिंग। ये तो ऊपर से गया होगा, है ना। चलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। तलानोआ क्या है ना, तलानोआ क्या है? फिजियन हम देखें कल्चर या फिर फिजियन डायलेक्ट में तलानोआ का मतलब होता है दो पार्टीज़ के बीच स्टोरी टेलिंग के तरीके से कुछ सुलह करवाना। ठीक है, दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट करवाना। तो ये तो हो गया तलानोआ का मतलब। अब ये यहाँ पर इसमें तलानोआ डायलॉग क्यों बोला गया? NDC स्टॉक टेकिंग। NDC क्या है? मैंने बताया था। INDC हमने पीछे देखा था ना, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि कोई कंट्री जो है कितना कंट्रीब्यूट करेगी, किस तरह से करेगी, अपने टारगेट्स सेट करना कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसमें ये बोला गया कि हमने जो भी टारगेट्स रखे हुए हैं कंप्लीट करने के लिए, इसमें स्टोरी टेलिंग के ज़रिए उनको कंप्लीट करने के लिए एक हेल्प की जाएगी। तो तलानोआ बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्लाइमेट चेंज को जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे ठीक करने के लिए जो भी हमें चीज़ें अपनानी है, एक दूसरे का साथ देना है कंट्रीज़ को, वो दिया जा सके। कैसे दिया जाएगा? कि कोई भी कंट्री है उसने कोई कदम उठाया और वो बहुत फ़ायदेमंद रहा, तो वो सभी कंट्रीज़ को वहाँ पर स्टोरी टेलिंग के रूप में बताएंगे कि देखिए हमने ये चीज़ें की थी जिसका फ़ायदा हमें मिला है, तो आप भी करके देख सकते हैं।
तो इस तरह की बात इस तालानुमा डायलॉग में की गई थी। साथ में हमने देखा 2017 में COP23 फिजी के द्वारा चेयर की गई, बॉन जर्मनी। इसमें जेंडर एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया विद स्ट्राइव्स फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट पॉलिसी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन एट ग्लोबल क्लाइमेट मीट। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 2018 पर। इस समय हुआ COP24। कहाँ पर हुआ? कैटोविस, पोलैंड में हुआ। पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम ये फाइनलाइज किया गया, और जो भी प्रोग्रेस हो रही है या फिर जो भी काम हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी लाई गई एंड इंश्योर दैट क्लाइमेट एक्शन इज़ ट्रांसपेरेंट। तो ये चीज़ें भी की गई 2018 में। कुछ खास नहीं था, बस थोड़ी थोड़ी हम आगे बढ़ रहे थे। जो हमने मतलब पूरी दुनिया के ही देशों ने जो एग्रीमेंट्स किए थे, जो सब जो पेपर वर्क सब किया था, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2019 में देखते हैं COP25 हुआ, CMA2 हुआ, मैड्रिड स्पेन में हुआ अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ चिली। इसमें कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन डॉक्यूमेंट, अर्ज्ड टू इन्हांस NDC वही है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें इस्टेब्लिश किया गया एक सेंटियागो नेटवर्क फॉर टेक असिस्टेंस टू पुअर कंट्रीज अंडर WIM फॉर लॉस एंड डैमेज। WIM पीछे देखा था ना, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। तो इसके लिए इस बात पर जोर दिया गया कि पुअर कंट्रीज़ को रिच कंट्रीज़ की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है पुअर कंट्रीज़ के पास, जिसकी वजह से वो चाहें भी तो नहीं कर पाते। पैसा तो है ही नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो चाहें भी तो वो क्लाइमेट एक्शन कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसमें रिच कंट्रीज़ को हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर भी कार्बन मार्केट्स को लेकर कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया गया। ठीक है, रूल्स फाइनलाइज नहीं किए गए। फिर आते हैं अब 2021 पर। इसमें हुआ COP26, आपने अच्छे से याद किया होगा इसको, ग्लासगो UK में हुए था COP26 2021। इसमें कंट्रीज़ ने लक्ष्य रखा कि नेट ज़ीरो करेंगे बाय 2050। इसमें लॉन्च किया गया ग्लासगो डायलॉग टू डिस्कस अरेंजमेंट्स फॉर द फंडिंग। इंडिया के 5 पॉइंट प्लेज या फिर पंचामृत इसको कहा गया, ये बहुत ज़्यादा काम के हैं हमारे, आपके एग्ज़ाम के लिए भी। नेट ज़ीरो करेगा भारत 2070 तक, टू इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। उसके बाद है इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इन द एनर्जी मिक्स टू 50% बाय 2030, रिड्यूस द इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% और रिड्यूस द इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2। ठीक है, ये 5 पंचामृत हैं जो भारत ने दिए थे। बेसिकली भारत ने टारगेट अपने रखे हैं, सेट किए हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे 2070-2030 तक। और इसी में फंडिंग को लेकर भी अरेंजमेंट क्या क्या है, कैसे है, इसके लिए ग्लासगो डायलॉग हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। 2021 में COP26 ग्लासगो UK में। फिर आते हैं 2022 पर। इसमें COP27 हुआ शर्म अल शेख इजिप्ट में। लॉस एंड डैमेज फंड की इसमें बात की गई, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर नेशंस। तो अब अगर आप पढ़ेंगे COP27 को याद करेंगे और उसमें देखेंगे लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये फ़ंड की बात क्यों की जा रही है। फिर एक अवेयर भी इसमें शुरू किया गया, इसकी फुल फॉर्म है एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन और रेजिलियंस। ठीक है, और इंडिया वुड प्रेस डेवलप्ड कंट्रीज टू फुलफिल देयर कमिटमेंट टू डिलीवरिंग $100 बिलियन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एनुअली। पेरिस एग्रीमेंट के बाद से ही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बोल रही हैं कि हम $100 बिलियन जो हैं वो पुअर कंट्रीज़ को या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे, ताकि वो क्लाइमेट एक्शन को लेकर काम कर सके। लेकिन वो देते नहीं है, सिर्फ ये पेपर वर्क में ही देखने को मिलता है। तो इंडिया ने बोला कि हम इस बात के लिए उन पर जोर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अभी आप सारे टाइमलाइन देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस की, एक साथ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। तो सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट देखने को मिला, कहाँ पर, रियो में, इसीलिए इसे रियो समिट भी कहते हैं। UNFCCC इज़ ओपनड फॉर सिग्नेचर अलोंग विद रियो कन्वेंशंस। और UNCBD हमने देखा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए और डिजर्टिफिकेशन के लिए, ये 3 चीज़ों की यहाँ पर स्थापना की गई थी। 1995 में COP1 हुआ बर्लिन में, पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ था, पहला COP था।
ठीक है। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल देखने को मिला, किस लिए? टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। फिर उसके बाद 2001 में इम्पॉर्टेंट कॉप देखने को मिली, मराकेश अकॉर्ड्स इसमें हुआ फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्योटो प्रोटोकॉल, सेटिंग अप फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक ट्रांसफ़र। फिर 2005 में हम देखते हैं MOP1 हुआ, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज टुक प्लेस। 2007 में COP13 बाली रोड मैप देखने को मिला फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशन थ्रू लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शंस बियॉन्ड 2012। 2012 में CMP8 देखने को मिला, दोहा एक्सटेंडेड द क्योटो प्रोटोकॉल टिल 2020 एंड सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स। फिर 2017 में COP19 वार्सा में हुआ। 2015 में हमने देखा ही COP21 हुआ, पेरिस में हुआ। पेरिस एग्रीमेंट जो है इस समय अपनाया गया टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। 2021 में हुआ, कहाँ पर? COP26 था, ग्लासगो UK में हुआ। इसमें पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बुक जारी की गई। और 2022 में हमें देखने को मिला COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में, जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड को इस्टेब्लिश करने के लिए कंट्रीज़ ने एग्री किया। अब आप लोग ये बताइए COP28 कहाँ पर होने वाली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सरकारें और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये तो प्रयास कर ही रहे हैं ना, आंखें अब सबकी खुलनी शुरू हो रही हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? क्योंकि हमारा योगदान भी बहुत ज़रूरी होता है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हम किस तरह से रह रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रूरी है कि हम भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे जो काम हैं, हम जिस तरह से जी रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाएंगे, क्योंकि हम अभी जिस वर्ल्ड में हैं, जिस तरह की दुनिया है, मटीरियलिस्टिक जीवन हम जी रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें तो इस्तेमाल करेंगे जिससे नुकसान होगा, बट ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम हो वो। ऑफ कोर्स ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं उसको ठीक रखना। बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आगे भी इस तरह का कोई टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग हो तो आपके लिए लेकर आऊँ मैं। एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता कितना हेल्प करेगा, पर इनडायरेक्टली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी अपना रिव्यू दीजिएगा, और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।